Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन देखा था। लेट आर बी एन आर्बिट्रेरी रिलेशन in an arbitrary set X, then R divide X into mutually disjoint subset AI called partition or subdivision of X, satisfying ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। R एक रिलेशन है किसी सेट X में, ठीक है। यहाँ पर R एक आर्बिट्रेरी रिलेशन है, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, और सेट X भी आर्बिट्रेरी है, मतलब किसी भी तरह का सेट हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि सेट ऑफ रियल नंबर हो या इंटीजर्स हो, ठीक है। देन आर डिवाइड्स एक्स, जो रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया है वो सेट को डिवाइड करता है कई सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में, और उन सबसेट को एक्स का पार्टीशन या सब डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसेट हैं ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से कंडीशन है वो? जितने भी सबसेट होंगे तो उसमें से हर एक सबसेट का जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। सपोज A1 A2 A3 इस तरीके से तीन सबसेट हैं X के, तो A1 के जो भी एलिमेंट होंगे ना, A1 के जो भी एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। A2 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। A3 के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में सब रिलेटेड होंगे, ठीक है। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। उसी तरीके से A2 का कोई भी एलिमेंट A3 के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से A1 का कोई भी एलिमेंट A3 के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। कुल मिलाकर म्यूचुअली अगर हम दो दो पेयर लें, ठीक है, जितने सबसेट है उसमें से कोई भी दो सबसेट लें तो उनके एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। फिर तीसरा है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं। जैसे कि A1 A2 और A3 तीन सबसेट हमने माना, तो A1 का A2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 होगा। A2 का A3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी 5 होगा। अगर A1 का A3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी 5 होगा। यानी कि म्यूचुअली ये डिसजॉइंट होंगे। साथ ही साथ अगर सारे सबसेट का या सारे पार्टीशन का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, जैसे कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सब का यूनियन ले लेते हैं, तब वो हमारा जो ओरिजिनल सेट है X वो हमें मिल जाता है, ठीक है, यूनियन लेने से। यानी कि यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दिया है कि एक सेट है और इसके कई सारे टुकड़े कर दिए हमने, A1 A2 A3 इस तरह से करके, और ये जो जितने भी सबसेट आप देख रहे हैं इनको हम X का पार्टीशन बोलते हैं, और ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी ले लें, अगर आप A1 और A6 ले लें तो इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, ये टोटली डिसजॉइंट है। A2 A5 ले लें, ये भी डिसजॉइंट है, मतलब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं। कोई भी दो सबसेट ले लें ये डिसजॉइंट मिलेगा। अब हर एक सेट का, ये जो हर एक सेट है अपने आप में, इसके एलिमेंट आपस में, जैसे A1 के सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक उसी तरीके से A2 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये हर एक सेट के लिए। अब कोई भी दो सेट ले लीजिए, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। और ये हर एक कोई भी पेयर के लिए है। A1 का A3 के साथ ले लीजिए, A2 का A6 के साथ ले लीजिए, A5 का A6 के साथ लीजिए, तो इनके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, है ना। एक सेट का एलिमेंट उसी सेट के बाकी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, दूसरे सेट के एलिमेंट से नहीं, कहने का ये मतलब है। तो जब ऐसा होगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब ये सारे सबसेट जो हैं X के A1 A2 A3 ऐसे करते, तो ये सारे सबसेट कहलाते हैं इक्विवेलेंस क्लास।
अब इसी पर हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक सेट दिया गया है ए, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक रिलेशन आर उसमें डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, इसमें ए और बी दोनों या तो ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑड हो और दूसरा इवन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों के दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे। फिर हमें ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला टास्क हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। दूसरा, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट, एक सबसेट दिया गया है इसका, सेट ए है उसका सबसेट है ये 1 3 5 7, ठीक है। तो इस सबसेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, यानी कि 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 1 7 से, 3 5 से, 3 7 से, 5 7 से, 1 अपने आप से, 3 अपने आप से। इस तरीके से इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। उसी तरीके से एक दूसरा सेट दिया गया है 2 4 6, इसमें भी वैसा ही है कि 2 4 से रिलेटेड है, 4 6 से, 2 6 से, ठीक है, 4 2 से, 6 4 से। इस तरीके से आपस में रिलेटेड है, ठीक है। आगे इसी में कहा गया है कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट, इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड, इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। इसके एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, बस इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। तो इतना काम हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। बाकी के जो 2 सेट दिए गए हैं उसको भी हम कुछ मान लेते हैं। सपोज इसको बी मान लेते हैं, 1 3 5 7, ठीक है। और ये सबसेट है, किसका है? ए का सबसेट है। सी मान लेते हैं हम 2 4 6, ये भी सबसेट है ए का, जो हमारा ओरिजिनल सेट है ये, इसका सबसेट है ये बी और सी, ठीक है। अब रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन हमारा क्या है? ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और बोथ इवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर को, आर के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। आर हमारा रिलेशन है और ये जो रिलेशन होता है ये ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो आर अगर रिलेशन है तो ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? ए क्रॉस ए का, ठीक है। यहाँ पर 2 सेट, सेट ए से दूसरे सेट पर डिफाइंड नहीं है रिलेशन, ए में ही डिफाइंड है। इट मीन्स ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो हम क्या करेंगे, आर के सारे एलिमेंट को ही लिख लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होगा। तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर पेयर होगा। और ये जो कंपोनेंट होंगे ए कॉमा बी, ये कहाँ से होते हैं? ये उस सेट से होते हैं जिस पर रिलेशन डिफाइंड है, यानी कि ए और बी हमारे ए से होंगे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखना है कि ए और बी दोनों या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर भी हम इसे लिख लेते हैं। क्या होगा? पहला 1 1, 1 ऑड है, अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर 1 3 3 1, फिर 1 5 5 1 1 7 7 1, इतना हो गया। अब हम लेंगे 3 3 3 3 1 तो हम लिख चुके हैं, 1 3 भी लिख चुके हैं, 3 3 हो गया, 3 5 5 3, फिर 3 7 7 3, फिर लेते हैं 5 5, 5 का 1 के साथ हो चुका है, 5 का 3 के साथ भी हो चुका है, 5 का 7 के साथ लेते हैं,
5775। इसके बाद बच जाता है 77। ठीक है, ये तो ऑड वाले हो गए जब दोनों हमारे ऑड हैं। जितने भी एलिमेंट हमने लिखे इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इसके दोनों ही कंपोनेंट क्या हैं, ऑड हैं। अब हम करते हैं इवन नंबर के साथ। 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 6, 6, 2। ठीक है, फिर आता है 4, 4, 4, 6, 6, 4, फिर आता है 6, 6। तो आई थिंक कुछ भी एलिमेंट छूटा ना हो, इतने सारे एलिमेंट होंगे हमारे पास आर में, रिलेशन आर में। अब हम चलते हैं, प्रूव करेंगे। इसमें क्या प्रूव करना है? सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। पहला नंबर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हमारा आर जो डिफाइंड है ए में, तो ए के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेटेड हैं, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 एंड 7, 7, ये सारे एलिमेंट हमारे आर में होने चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो इसी चीज़ को लिखते हैं, सिंस एवरी या फिर ऐसे लिखते हैं, सिंस A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर सेट आर में है। इट मीन्स देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा नंबर हमें क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या दिखाना होगा कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी आर में है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि आर हमारा सिमेट्रिक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए, जो खुद के साथ रिलेटेड हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 1, इसको आप ऑर्डर चेंज भी कर दीजिए तब भी ये 1, 1 ही कहलाएगा। हमें देखना है इन सब चीज़ों पे। 1, 3 बिलोंग कर रहा है 1, 3, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 3। तो देखिए इसका रिवर्स ऑर्डर भी 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके के एलिमेंट के लिए अगर सारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी अगर है आर में और बी कॉमा ए भी आर में आ जाए, ठीक है, इफ़ ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी आर में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसका रिवर्स ऑर्डर वाला भी होना चाहिए, तभी जा कर के ये कहलाएगा सिमेट्रिक। तो 3, 1 है तो 1, 3 भी है, 1, 5 है तो 5, 1 भी है, 1, 7 है 7, 1 भी है। ठीक है, 3, 5, 5, 3, 3, 7, 7, 3, 5, 5 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5, 7, 7, 5,
फिर इवन नंबर पे बात करते हैं तो इसमें भी 2,4 4,2 2 6 6 2 फिर 4 6 6 4 और 6,6 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी a, b R में है तो b, a भी R में होता है, इसीलिए R हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी चीज़ को लिखेंगे, वी नोटिस दैट वी ऑब्जर्व दैट whenever a, b belongs to R, this implies b, a also belongs to R, जहाँ पर a, b क्या है, a से हैं, सेट a के एलिमेंट है, इसीलिए R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, इफ़ a, b belongs to R, b, c belongs to R, this implies a, c belongs to R। ये चीज़ जब होगा ना तब हमारा R कहलाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। अगर a, b और b, c R में है तो फिर a और c R में आ जाएगा। यहाँ पर b और b दोनों जगह पे कॉमन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सेट R में 1,3 R में है और 3,1 R में है। यहाँ पर 3 कॉमन है, तो इट मीन्स कि 1,1 भी R में होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, 1,3 एंड 3,5, यहाँ पर 3 कॉमन है, 1,3 भी R में है, 3,5 भी R में है, तो यहाँ से फिर हमें 1,5 R में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको मिल जा रहा है। फिर 1,3 3,7 दोनों R में है, तो फिर 1,7 भी होना चाहिए। 1,7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 7,3 है, ठीक है, 7,3 है, 3,5 यहाँ पर है, 3 कॉमन है, तो 7,5 भी होना चाहिए, यहाँ पर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर रहा है R, इसीलिए R हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए, उसको हमने अभी लिखा था। अब हम लिखेंगे सिंस a, b, b, c belongs to R, this implies a, c belongs to R। a, b, c हमारे सेट A से हैं, therefore R is ट्रांजिटिव। अब R हमारा तीनों चीज़ हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम फर्दर क्या प्रूव करेंगे इसे, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये इसको हमने सेट बी माना था ना, तो 1 3 5 7 इसके सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हैं, और उसी तरीके से सेट सी 2 4 6 इसके एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड हैं अंडर द रिलेशन आर। तो सेट बी में हमारा 1 3 5 7 है, तो आपस में रिलेटेड कहने का मतलब 1 1 से रिलेटेड हो, 1 3 से, 1 5 से, 5 7 से, 3 5 से, 5 3 से, ठीक है, 5 7 से, 7 5 से, 5 1 से, 7 1 से, मतलब म्यूचुअली कोई भी दो पेयर आप यहाँ से ले लो वो रिलेटेड होंगे, कैसा भी ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले लो, आपको वो सेट आर में मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये सारे के सारे ऑड हैं तो जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है उसमें तो कह ही दिया है कि ए और बी दोनों ही ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। तो यहाँ पर सारे ऑड हैं तो इनका जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो तो सेट आर में आ ही जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं।
सो नाउ b इक्वल टू 1357, ठीक है। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ b इज ऑड, सो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन every element of B is related to itself. Every element of B, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ नहीं, ये तो सिर्फ अपने आप से हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये कहना सही होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली सी हमारा क्या है, 2 4 6 ये है। ऑल एलिमेंट्स आर इवन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर इवन। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन क्या दिया गया है रिलेशन आर में, उसमें ये कहा गया है कि जो भी ऑर्डर पेयर है उसके दोनों ही कंपोनेंट या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो ऑड वाले केस में सेट बी के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो जा रहे हैं, ठीक है। और इवन के केस में क्योंकि इसमें इवन पेयर बन रहे हैं इवन का इवन के साथ, तो उस हिसाब से सेट सी के भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन ऑल एलिमेंट ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमें ये दिखाना है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1357, यानी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो सेट बी में तो सिर्फ ऑड है और सेट सी में सिर्फ इवन है। अगर बी और सी का एक एक एलिमेंट लेंगे तो ऑड और इवन का पेयर बनेगा, और हम जान रहे हैं कि ऑड और इवन का पेयर है ही नहीं हमारे रिलेशन में, उसमें या तो दोनों ही ऑड हैं या फिर दोनों ही इवन हैं। नाउ सिंस all elements of B are odd and all elements of C are even, hence no element of set B is related to any element of set C and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब है कि रिवर्स साइड से भी नहीं होगा, मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, साथ ही साथ सेट सी का भी कोई एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पूरा हो गया ये क्वेश्चन।
तो इतना ही चीज़ करना था इस क्वेश्चन में। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें आप नोटिस करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो सेट बी और सी है हमारा, है ना, ये जो रिलेशन है ना, पहले तो ये समझिए, ये जो रिलेशन है जो हमारा डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, जहाँ पर ए और बी दोनों या तो ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे, इस रिलेशन की वजह से ये जो सेट ए है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इस तरीके से, एक ऑड वाला और एक इवन वाला। अब वो ऐसा है कि वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने पढ़ा था, ये 3 कंडीशन, जिसमें पहला कंडीशन ये था कि इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, और इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, ये पहला कंडीशन। दूसरा ये था कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि ये जो सेट है और ये सेट है ये डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्दर ऑल्सो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज बी एंड सी आर डिसजॉइंट, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। एक और चीज़, अगर बी और सी का यूनियन ले लें तो हमें सेट ए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि बी में कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7, और सी में कौन से एलिमेंट है, 2 4 6। इनका जब यूनियन ले लेंगे तो क्या मिलता है, सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए यहाँ पर बी और सी जो होंगे इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे। दिस इम्प्लाइज बी एंड सी आर इक्विवेलेंस क्लास। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से, लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा था, ठीक है, ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वर्सिएबल, गॉस और फॉग फंक्शन के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।